हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो भाई राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले रिलेशन एंड फंक्शन इन 10 मिनट्स। आपका ये चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 मैथमेटिक्स का, इसको 10 मिनट के अंदर एक रैपिड फायर रिवीजन की तरह डिस्कस करेंगे और आपको यहाँ पे फॉर्मुला शीट भी प्रोवाइड करेंगे। बस आपका एक छोटा सा काम होगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर देना और हर बच्चे के पास ये वीडियो होना चाहिए ताकि उनका रिलेशन एंड फंक्शन 10 मिनट के अंदर रिवाइज हो सके। अगर आपको लगे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सबके साथ शेयर जरूर कर देना। तो बिना किसी देरी के रिलेशन एंड फंक्शन को 10 मिनट में खत्म करते हैं। क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। तो पहली बात करते हैं रिलेशन होता क्या। इट इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो उसका ये सबसेट होता है। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। आर इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं व्हाट इज द डोमेन। डोमेन क्या होता है? पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड डोमेन एंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई इज कॉल्ड रेंज। जो x की पॉसिबल वैल्यूज होती है उनको डोमेन बोलते हैं और जो y की पॉसिबल वैल्यू होती है उनको रेंज बोलते हैं। अगर आपका रिलेशन a क्रॉस b पे लग रहा है तो ये जो पीछे वाला सेट होता है बी सेट, इसको क्या बोला जाता है? दिस बी सेट इज कॉल्ड कोडोमेन। इसको हम कोडोमेन के नाम से जानते हैं। तो रिलेशन के अंदर आपको तीन चीजें निकालनी आती है, एक रेंज, एक कोडोमेन और एक डोमेन। डोमेन इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, रेंज इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई एंड कोडोमेन इज दिस बी सेट इज कॉल्ड कोडोमेन। और अगर मान लो मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करता हूं, अगर रिलेशन ए क्रॉस ए पे लग रहा है, कोई एक एलिमेंट एक्स के, कोई एक एलिमेंट अगर ए सेट के अंदर पड़ा है तो उसका रिलेशन खुद के साथ होना बहुत जरूरी है। मतलब क्या लिखा जा रहा है? अगर x a को बिलोंग कर रहा है तो x x का r के अंदर बिलोंग करना जरूरी है। तो x x का r के अंदर बिलोंग करना जरूरी है। सिमेट्रिक रिलेशन की बात करूं, अगर a b अगर किसी रिलेशन के अंदर पड़ा हुआ है तो उसका उल्टा मतलब b a भी होना जरूरी है। इसका मतलब अगर 1 2 है तो 2 1 होना जरूरी है। अगर 2 3 है तो 3 2 होना जरूरी है। उसके बाद अगर मैं रिफ्लेक्सिव के एग्जांपल की बात करूं, अगर मान लो कोई एलिमेंट 1 ए के अंदर पड़ा है तो 1 1 होना चाहिए, 2 पड़ा है तो 2 2 होना चाहिए, 3 पड़ा तो 3 3 होना चाहिए। फिर बात करता हूं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर क्या होता है? अगर मान लो कोई ए बी रिलेशन के अंदर पड़ा है और बी सी रिलेशन के अंदर पड़ा है तो इसका पहले और आखिरी एलिमेंट का रिलेशन भी आपका उस रिलेशन सेट के अंदर पड़ा होना चाहिए। मतलब अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी आर को बिलोंग कर रहा है तो ए सी का आर को बिलोंग करना बहुत जरूरी हो जाएगा, तभी जाके वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब कुछ फॉर्मुलास की तरफ चलते हैं यार। मान लो मेरा एक रिलेशन लग रहा है ए क्रॉस ए पे और ए के अंदर जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो कितने? n। तो आपके नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या होगा? 2n²। 2n²। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला क्या होगा? 2 की पावर n इंटू n माइनस 1। 2n इंटू n माइनस 1। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला क्या होगा? 2n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 2 इंटू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। भाई ये फॉर्मुलाज लिख लेना, डायरेक्ट फॉर्मुलाज आपसे पूछे जाएंगे और डायरेक्ट फॉर्मुलाज लिख के जाने के बाद आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से आने चाहिए। इस पूरी पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन, इस नोट्स का जो लिंक है वो आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। मतलब ये नोट्स की पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करो और ऐसी सारी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएंगी। फिर अगर आपने नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन निकालने होते हैं तो आपको बेल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। बेल ट्राइंगल बनाने के लिए सबसे पहले आएगा 1, फिर उसके बाद 1 के नीचे दोबारा 1 लिखा जाएगा। 1 और 1 को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 2। फिर उसके बाद दोबारा से ये 2 आ जाएगा, 2 सामने आ जाएगा। 1 और 2 को ऐड करोगे 3 होगा, 3 और 2 को ऐड करोगे 5 होगा। फिर 5 ये सामने आ जाएगा, 2 और 5 को ऐड करोगे 7, 3 और 7 को ऐड करोगे 10, 5 और 10 को ऐड करोगे 15। फिर 15 सामने, क्योंकि 4 एलिमेंट है, मतलब ये फर्स्ट रो है तो 1, सेकंड रो है तो 2 एलिमेंट होंगे, थर्ड रो है तो 3 एलिमेंट होंगे, फोर्थ रो है तो 4 एलिमेंट होंगे, अब फिफ्थ रो है तो 5 एलिमेंट होंगे। 15 को सामने रखा, 5 और 15 20, 7 और 20 27, 10 और 27 37, 37 और 15 52। अगर आपने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन निकालने हैं ना, अगर सेट के अंदर एक एलिमेंट है तो एक ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर सेट के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, नाउ दिस इज नॉट द नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन, दिस इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। दिस इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, दिस इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं आपके? अगर आपके सेट के अंदर 3 एलिमेंट है तो 5 इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर सेट के अंदर 4 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज 15। सेट के अंदर 5 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज 52। अब आपका क्या आंसर होगा भाई? आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर एक सेट के अंदर 6 एलिमेंट है, अगर एक सेट के अंदर 6 एलिमेंट है तो उसके कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे? उसके कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे? तो ये हमारा रिलेशन यहां पे खत्म होता है, जिसके अंदर हमने क्या डिस्कस करा था? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होते हैं। उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होगा। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे निकालते हो?
जब उसके लिए आपको बेल ट्राइंगल बनानी पड़ेगी। बेल ट्राइंगल बनाने के लिए आपको उसके बाद चेक करना होगा भी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, उसके बाद बहुत आसानी से आप लोग पहचान पाओगे भी कितने नंबर ऑफ उसके अंदर इक्विवेलेंस रिलेशन आ रहे हैं। अब फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन होते क्या, इन फंक्शंस के अंदर हर एक प्री इमेज की अपनी एक सिंगल इमेज होगी, हर एक प्री इमेज की अपनी सिंगल इमेज होगी, एक प्री इमेजेस की दो इमेजेस नहीं हो सकती। अगर मान लो आपके पास एक ए सेट के अंदर n एलिमेंट्स है, बी सेट के अंदर m एलिमेंट्स हैं और आपका रिलेशन a टू b लग रहा है, आपका रिलेशन a से लेके b तक लग रहा है, तो भाई नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होगा m रेज टू पावर n। नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होगा m रेज टू पावर n, m होगा b, मतलब देखो यार रिलेशन a से b तक है, रिलेशन a से b तक है, तो b के एलिमेंट्स पावर में a के एलिमेंट्स, b के एलिमेंट्स पावर में a के एलिमेंट्स। अब इसके बाद आता है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन का दूसरा नाम होता है वन वन फंक्शन। इस वन वन फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, अगर हर एक प्री इमेज की अपनी डिफरेंट इमेज है, इफ एवरी प्री इमेज हैज इट्स ऑन डिफरेंट इमेज, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, ये फंक्शन इंजेक्टिव होगा या फिर वन वन होगा। और वन वन फंक्शन के लिए जो m की वैल्यू है वो n से बड़ी या उसके बराबर होनी चाहिए, मतलब पीछे वाले सेट में जो एलिमेंट्स है वो आगे वाले सेट से या तो ज्यादा होने चाहिए या बराबर होने चाहिए, या तो ज्यादा होने चाहिए या बराबर होने चाहिए। और नंबर ऑफ वन वन फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो किसके बराबर है, MPN। परमुटेशन आपने पढ़ा होगा, MPN। अगर नहीं पढ़ा तो m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m माइनस n फैक्टोरियल, m माइनस n फैक्टोरियल। अगर मान लो आगे वाले सेट में एलिमेंट ज्यादा हो जाते हैं और पीछे वाले में कम हो जाते हैं, तो आपके जो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन है वो हो जाएंगे जीरो, मतलब कोई भी वन वन फंक्शन आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सीधी सी बात याद रखना, अगर वन वन फंक्शन बनाने हैं तो वन वन फंक्शन बनाने के लिए पीछे वाले सेट के अंदर एलिमेंट्स ज्यादा होने चाहिए, आगे वाले सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। होमवर्क में पता है ना क्या बताना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे अगर n की वैल्यू, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हो जाते हैं। ठीक है, अगर बात करूं ना भैया, अगर वन वन फंक्शन प्रूव करना है तो उसकी कंडीशन क्या है। वन वन फंक्शन प्रूव करने के लिए आपको f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के बराबर लेट करना है। अगर x1 और x2 बराबर आ जाता है तो फंक्शन वन वन होगा। आपको f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के बराबर, अगर ये बराबर नहीं है तो x1 और x2 भी बराबर नहीं होने चाहिए, ये आपके वन वन प्रूव करने की कंडीशन हो जाएगी। अगर एक फंक्शन को वन वन प्रूव करना है तो ये वन वन प्रूव करने की कंडीशन बहुत बेहतरीन तरीके से प्रूव की जा सकती है। उसके बाद अगर ऑन टू फंक्शन करना है, ऑन का दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव फंक्शन, ऑन टू का दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव फंक्शन। अगर मान लो हर एक प्री इमेज, इफ एवरी इमेज हैज अ प्री इमेज, अगर हर एक प्री इमेज की कोई ना कोई प्री इमेज पड़ी हुई है, अगर हर एक इमेज की कोई ना कोई प्री इमेज पड़ी हुई है, तो वो फंक्शन आपका हो जाएगा ऑन टू। इसके लिए कंडीशन क्या, रेंज मस्ट बी इक्वल टू कोडोमेन, रेंज मस्ट बी इक्वल टू कोडोमेन। कोडोमेन तो आपको पता है, अगर फंक्शन ए से लेके बी तक है तो इस पीछे वाले सेट को क्या बोला जाता है, कोडोमेन। इस पीछे वाले सेट को क्या बोला जाता है, कोडोमेन। और अगर आपने रेंज निकाल लिया तो आप फंक्शन को y के बराबर लेट करोगे, और फंक्शन को y के बराबर लेट करके वहां से x की वैल्यू निकाल लोगे। मतलब मैं फिर बोल रहा हूं, x की वैल्यू निकालने के बाद आपको पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y मिल जाएंगी। कैसे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y मिल जाएंगी, दो कंडीशन मैथ में कभी पॉसिबल नहीं होती। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। फिर उसके बाद बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, ऐसा फंक्शन जो बोथ वन वन भी होता है और ऑन टू भी होता है, उस फंक्शन को बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। उस फंक्शन को बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। और बाइजेक्टिव फंक्शन को करने के लिए आपके a और b के अंदर इक्वल एलिमेंट्स होने चाहिए। a और b के अंदर, अगर आपका फंक्शन a से लेके b तक है तो a और b के अंदर इक्वल एलिमेंट्स होने चाहिए, m मस्ट बी इक्वल टू n। और अगर m और n बराबर है तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन का फॉर्मूला होता है m फैक्टोरियल या फिर n फैक्टोरियल, आइदर m फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। और अगर ये एलिमेंट्स बराबर नहीं है, m और n बराबर नहीं है, तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया जीरो। तो भाई ये यहां पे रिलेशन फंक्शन पूरा कंप्लीट होता है विद एवरी डिटेल थिंग। मतलब आपको हर एक चीज यहां पे बताई गई, फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, रिलेशन कितने टाइप के होते हैं, हर एक फॉर्मूला बताया गया। अगर ऐसे ही फॉर्मूलाज आपको हर एक चैप्टर के चाहिए, ऐसी सीरीज, ऐसी रिवीजन आपको हर एक चैप्टर की चाहिए, तो कमेंट सेक्शन को भर दो, फटाफट से बता दो भी आपको ऐसी सीरीज चाहिए, और इस चीज का आंसर कर देना। अगर मान लो n की वैल्यू 6 हो जाती है तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। और इस वीडियो को जितना हो सकता हो शेयर कर देना, जितना हो सकता हो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले सेशन में, जहां पर डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इन 10 मिनट्स। थैंक यू सो मच।